क्या होगा अगर किसी क्रिमिनल की मौत पर वोट डाला जाए? क्या होगा अगर आप चुन सके कि वो क्रिमिनल जिंदा रहे या मर जाए? द किलिंग वोट एक क्राइम ड्रामा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक ऐसे मिस्टीरियस आदमी को फॉलो करता है जो कि चुनाव के रिजल्ट के बेस पर मर्डर करता है, क्योंकि देश के सभी लोग मर्डर करने या ना करने के लिए अपना वोट डालते हैं। कहानी की शुरुआत 8 साल पहले की एक सीन से होती है। पुलिस ऑफिसर मू चैन बारिश में दौड़ता हुआ कहीं जा रहा था, किसी को ढूंढ रहा था, जबकि रेनकोट पहने हुए एक दूसरा आदमी एक लड़के को बार बार चाकू से मार रहा था। तभी मू चैन वहां पहुंच जाता है और उस आदमी का नाम कौन से पुकारता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसे चाकू से मारे ही जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डांस की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने कान में ईयरफोन्स डाला हुआ था और ऐसे ही कई और लड़कियां भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। असल में यहाँ लड़कियों को अपने वीडियोस बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये एक इलीगल रैकेट चल रहा था। एक आदमी उस लड़की को बोलता है कि तुम ठीक से डांस करो, हमारे व्यूवर्स कम हो रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो दूसरे आदमी से कहने लगता है कि मेरा मन इसे पीटने का कर रहा है। वो लड़की लाइव स्ट्रीम में सबको बता रही थी कि वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती है और वहाँ से एक ब्रांडेड कॉफी शॉप भी दिखती है। ये सब बताने के बाद वो पागलों जैसा हंसने लगती है। वो ये सब करते हुए अजीब तो लग ही रही थी, पर बहुत ही नर्वस भी लग रही थी। फिर हम उसी ऑफिसर मूचेन को देखते हैं। वो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो कमेंट करके पूछता है कि तुम्हारा आउटफिट मुझे बहुत पसंद आया है, ये कितने का है? वो कहने लगती है कि ये तो मैंने बहुत ही कम पैसों में लिया है, और एक बिल्डिंग का नाम बताते हुए कहती है कि मैंने वहाँ से लिया है। मूचेन उसी बिल्डिंग को ढूंढ रहा था जहाँ पर ये सब शूट हो रहा था। उसे वो बिल्डिंग और उसके सामने वही कॉफी शॉप दिख जाती है जिसका नाम उस लड़की ने अपनी लाइव स्ट्रीम में लिया था। जो लड़कियां लाइव स्ट्रीम कर रही थी उन्हें अपने कपड़े उतारने होते थे, पर ये लड़की ऐसा नहीं कर रही थी, तो उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो खुद जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है। इतने में मूचेन वहाँ पहुँच जाता है और एक एक करके सभी गुंडों की पिटाई करने लगता है। और जो लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही थी वो पुलिस में साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से थी। इसका नाम जोयुन था और ये सब प्लान पुलिस ने इन गुंडों को पकड़ने के लिए ही किया था। मूचेन सब गुंडों की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा था और सारे सिस्टम्स और कैमरास को तोड़ता हुआ जा रहा था। जोयुन सभी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाल रही थी। वो उन गुंडों के ड्रॉर से अपने फ़ोन को निकालती है और अपने कलीग जोर्डन को अपनी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए बोलती है ताकि वो यहाँ पुलिस को भेज सके। फिर मूचैन इन गुंडों के बॉस के रूम में जाता है। यून भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाती है। उस रूम में बहुत सी लड़कियों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी और कुछ में तो क्रॉस के निशान थे। वो देखती है कि मूचैन अपनी पॉकेट से एक लड़की की फ़ोटो और बालों को निकाल कर वहाँ रख रहा था, तो वो उसका वीडियो बनाने लगती है। तभी उन गुंडों का बॉस कबर्ड से निकलकर बाहर भाग जाता है, लेकिन तब तक पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है और उस गुंडे को भी पकड़ लेती है। जाते हुए मूचैन यून का फ़ोन छीन लेता है और उसमें अपनी वीडियोस देख लेता है। यून अपना फ़ोन लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सुनी है कि तुम्हारी स्पेशलिटीज़ है लोगों को धमकी देना और रूल्स को फॉलो ना करना और झूठे एविडेंस बनाना, तो इसका मतलब ये सब सच है। वो कहता है कि मैंने उन लड़कियों को बचाया है, मेरे लिए बस इतना ही मैटर करता है। मैंने भी तुम्हारे बारे में र्यूमर सुना है कि तुम्हारी स्पेशलिटी है तुम एक विसल ब्लोअर हो, मतलब कि एक एम्प्लॉय जो कि अपने डिपार्टमेंट की इलीगल या फिर फ्रॉड जैसी चीज़ों को पब्लिक में रिवील कर देता है। वो उसका फ़ोन भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मूचेन उस आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाता है। उनकी बॉडी में चोट के निशान थे, जैसे कि उन्हें बहुत पीटा गया हो। पर वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस टैलेंटेड लड़कियों को ढूंढकर उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की है। इसके लिए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। उन फोटो में वो उसी लड़की की फ़ोटो दिखाता है जिसे उसने खुद वहाँ रखा था और पूछता है कि तुम इसे जानते हो? वो आदमी कहता है कि मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। तो मूचेन उसे उस लड़की की वीडियो दिखाता है और कहता है कि 3 साल पहले तक ये तुम्हारी एक पॉपुलर स्ट्रीमर हुआ करती थी। वो कहने लगता है कि मेरे पास तो कितनी लड़कियां आई और कितनी गई, अब मुझे सबके चेहरे थोड़ी याद होंगे। मूचेन कहता है कि 4 दिन पहले ही इस लड़की की लाश एक पहाड़ पर मिली और इसने लास्ट बार तुम्हारे ऑफिस से ही अपनी फैमिली को कॉल किया था। इसके साथ ही हमें तुम्हारे रूम से उसके डीएनए भी मिले हैं। तो वो आदमी गुस्से में कह देता है कि वो मेरे रूम में तो कभी आई ही नहीं थी, लेकिन ऐसा कहकर वो खुद ही बहुत बुरा फंस गया था। वो आदमी अपना क्राइम कन्फेस नहीं कर रहा था, तो मूचैन टेबल पर अपना सिर पीटने लगता है और उसे कहता है कि अब प्रोस्टिट्यूशन, किडनैपिंग और मर्डर के साथ साथ मैं तुम्हारे ऊपर मुझे मारने का भी चार्जेस लगाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वो आदमी डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। उसके पास अब सच बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट डे हम यून को देखते हैं। ऑफिस में उसका कलीग जोर्डन उसका फ़ोन देते हुए कहता है कि ये पुलिस एजेंसी ने भिजवाया है। यून फ़ोन देखती है तो उसमें मूचैन की वीडियो नहीं थी, तो वो जोर्डन से पूछती है कि मूचैन किस तरह का इंसान है। वो बताता है कि वो क्रिमिनल्स पर ज़्यादा क्राइम कन्फेस करने का दबाव बनाता है ताकि केस बहुत ज़्यादा बड़ा हो और उसे ज़्यादा क्रेडिट मिले। तभी उसे जल्दी प्रमोशन मिलते हैं क्योंकि वो किसी भी केस को स्पेशल बना देता है। पर इन सब के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। उसकी अरेस्ट रेटिंग के हिसाब से उसे टॉप पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसकी टीम ही फंसती है।
और उसे ही बलि का बकरा बना देती है। अब जैसे कि जो न्यूज़ चल रही थी कि बच्चों की गंदी वीडियो बेचने वाले क्रिमिनल बेगी चुल को 1.5 साल की सज़ा के बाद रिहा किया जा रहा था और वहाँ पर बहुत से लोग इस फैसले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसे इस भीड़ से बचाकर सेफ जगह तक पहुंचाने का काम मू चेन और उसकी टीम को मिला था। उस क्रिमिनल को देखकर लग रहा था उसे अपने काम पर कोई भी अफसोस नहीं है। वो कह रहा था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी मुझे इतनी धमकियां क्यों मिल रही हैं। पुलिस टीम उसे सेफली भीड़ से बचाते हुए ले जा रही थी। लोग बहुत ही गुस्से में थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। कार में बैठना छोड़ के वो लोगों को ही गाली देते हुए कहता है कि मैंने क्या गलत किया है। तो मू चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उस भीड़ के हवाले कर देता है। सब लोग उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं, पर टीम के बाकी लोग उसे बचा लेते हैं। फिर हम इसी जेल को देखते हैं जहाँ से बेगी चुन रिहा हुआ था। वहाँ 3 कैदी आपस में बात कर रहे थे कि वो प्रोफेसर कौन की वजह से ही जेल से बाहर निकल पाया है। हम उस प्रोफेसर को भी देखते हैं, वो इसी जेल का कैदी था। जेल के सभी कैदी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। उधर मू चेन और उसकी टीम बेगी चुन को उसके आदमी तक पहुंचा देते हैं। जाते हुए वो मू चेन से कहता है कि तुम तो मेरे जैसे लग रहे हो, जब तुम जॉब छोड़ दोगे तो मेरे साथ काम करना। ये सुनकर मू चेन उसे पत्थर से मारने लगता है तो उसका कलीग बोलता है कि बेगी चुन का लॉयर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रह चुका है। उसने कहा था कि बेगी चुन को अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो आगे से फिर ऐसे कोई गंदे काम नहीं करेगा। और उसने मू चेन से जो अभी अभी कहा था उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कार में जाते हुए वो एक फॉरेन लड़की को भी देखता है। फिर हम यून की छोटी बहन जोमिन को देखते हैं। क्लास के बाद वो उसका ही वेट कर रही थी। पास में ही खड़ा एक लड़का किसी दूसरे आदमी को एक रेड कप के बदले एक एनवलप देता है। तभी यून भी वहाँ पहुँचती है और उसी लड़के से टकरा जाती है तो वो कप नीचे गिर जाता है। यून उसे उठाकर देती है और उसे सॉरी कहती है, लेकिन वो लड़का बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। घर पर जोमिन टीवी में इंटरव्यू देख रही थी जिसमें कि एक रिपोर्टर बेगी चुन की रिहाई के बारे में एक पॉलिटिशियन से बात कर रही थी। उसे वो रिपोर्टर बहुत ही पसंद थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और जोमिन भी एक रिपोर्टर बनना चाहती थी। यून जोमिन के कमरे में उसका लैपटॉप फिक्स करने आई थी। वो अपने न्यूज़पेपर वाले फोटो फ्रेम को नीचे रख देती है और जोमिन से कहती है कि तुम्हारा कंप्यूटर तो जॉम्बी कंप्यूटर बन गया है क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। वो इसे फिक्स तो कर ही रही थी, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन है। जोमिन उसी फोटो फ्रेम को उठाकर यून से कहती है कि तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को बचाया है। नेक्स्ट सीन में हम उसी क्रिमिनल बेगी चुन को देखते हैं। उसने फिर से वही डर्टी वीडियोस वाला काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस बार वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा था जिनके पेरेंट्स या तो मर गए हों या फिर उन्हें भूल गए हों। वो लोग इस बात पर हंस रहे थे कि कैसे वो जेल में बेगी चुन से शादी करने के लिए एक फॉरेनर को लाए और उसकी जल्दी रिहाई के लिए उस औरत का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो औरत बेगी चुन की रिहाई के लिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर हम मू चेन को देखते हैं। वो बेगी चुन की फॉरेन वाइफ को अपने पति के खिलाफ गवाही देने के लिए और उस हार्ड ड्राइव को लाने के लिए कह रहा था जिसमें कि बहुत सारे बच्चों की वीडियोस थी और उन्हें डर था कि कहीं वो उन वीडियो को बेच न दे। इसके बदले वो उसे कोरिया में ही सेटल करने की भी बात कह रहा था। तभी बेगी चुन को आता देख वो उसकी वाइफ को अपना कार्ड देकर जल्दी से जाने लगता है। बेगी चुन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी तो वो अपनी वाइफ को मारने लगता है। अब मू चेन ज़्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए वो मास्क पहनकर पहले सामने वाले सीसीटीवी को तोड़ देता है और उसके बाद बेगी चुन की खूब पिटाई करता है। वहीं दूसरी तरफ यून को लैपटॉप में एक वीडियो मिलता है। उसमें एक डॉग मास्क पहना हुआ आदमी कह रहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारे लॉ सिस्टम की वजह से वो सब बच जाते हैं। डेविल्स जिन्हें कि इनोसेंट समझा गया, वो मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं उन सबको मार डालूंगा। नेक्स्ट डे यून ये वीडियोस जॉर्डन को दिखाती है। वो उस आदमी को ट्रैक करना चाहती थी, इसलिए उसका आईपी एड्रेस चेक करती है, लेकिन उनके डेटाबेस में उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे वीडियो वाला आदमी सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए वो इस वीडियो को अपने बॉस को भी दिखाती है, लेकिन उसका बॉस कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद यून पिछले केसेस के आईपी और वीडियो को देने के लिए पुलिस एजेंसी जाती है। वहाँ वो बेगी चुन को देखती है। वो मू चेन से कह रहा था कि कल रात तुमने ही मुझे मारा था ना, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है और एविडेंस के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगता है, क्योंकि वो तो उसने पहले ही तोड़ दिए थे। वो अपने हाथों को भी छुपा लेता है। यून उसके हाथ को देख लेती है जिसमें कि चोट लगी हुई थी। इसके बाद हम जोमिन को देखते हैं। उसका एग्जाम चल रहा था और उसी क्लास में वही रेड कप वाला लड़का भी था जिससे यून टकराई थी। उनका टीचर अपने लैपटॉप में एक चैट बॉक्स ओपन करता है। उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि क्या हमें शुरू कर देना चाहिए, तो वो रिप्लाई करता है कि हाँ। थोड़ी देर में सभी लोगों के फ़ोन में द किलिंग वोट नाम से एक मैसेज आता है। ये मैसेज मू चेन और यून को भी आता है। उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या बेगी चुन को उसके अपराधों के लिए मारना चाहिए या नहीं, और वोटिंग के लिए हाँ या ना का ऑप्शन दिया गया था। साथ ही वोटिंग के लिए 1 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया था। ये मैसेज अब हर जगह वायरल हो गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस एजेंसी भी अलर्ट हो गई थी और बेगी चुन को ढूंढने में लग गई थी।
वहीं इस मैसेज को देखने के बाद यून अपने बॉस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। बेगी चुल भी ये मैसेज देखकर हंसी उड़ाते हुए सबसे कहता है कि सब लोग हाँ में वोट करो, कोई मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। इधर यून अपने ऑफिस पहुंचती है, लेकिन तब तक वोटिंग हो चुकी थी और 84% लोगों ने हाँ में वोट किया था। नेक्स्ट सीन में हम बेगी चुल को देखते हैं, वो जागता है तो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। तभी वही डॉग मास्क वाला आदमी आकर उसके चारों तरफ घूमता है और उसे वोटिंग रिजल्ट दिखाता है, जिसमें कि 84% लोगों ने उसे मारने के फेवर में वोट किया था। बेगी चुल डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, बेगी चुल अब मर चुका था। पुलिस को उसकी बॉडी उसके वर्क साइट पर मिलती है, जहाँ पर वो वीडियोस बनाया करता था। उसके मुंह में बहुत सारे पैसे ठूसे हुए थे और उसके आसपास भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। उस वर्क साइट की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। मुचेन को पता चलता है कि क्राइम सीन एकदम साफ है, यहाँ बेगी चुन के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते हुए मुचेन और सभी लोगों को फिर से द किलिंग वोट के नाम से एक और मैसेज आता है, जिसमें एक वीडियो था और वही डॉग मास्क वाला आदमी कन्फेस कर रहा था कि मैंने ही सबको वो वोटिंग वाला मैसेज भेजा था और मैंने ही बेगी चुल को मारा है। सबूत के तौर पर वो बेगी चुल के मरने से पहले वाली फोटोज दिखाता है। वो बताता है कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो इसी लायक था। उसने बच्चों की वीडियो बेचकर 400 मिलियन वॉन कमाए थे और उसके क्रिप्टो अकाउंट में 2 बिलियन वॉन थे। इसके बदले उसे बस 1.5 साल की इतनी कम सज़ा मिली, इसलिए क्योंकि वो शादीशुदा था और उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी थी। इसके बाद वो बेगी चुल का एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें कि वो कन्फेस करता है कि बहुत सारे वीडियोस अभी भी हैं जो पुलिस की पहुंच से बाहर है। उनके लिए एडवांस पेमेंट भी शुरू हो गई है और उसके जेल जाने के बाद तो उसकी वेबसाइट और भी ज़्यादा फेमस हो गई थी। इस वीडियो में वो डॉग मास्क वाला आदमी बेगी चुल के मुंह में एक वायर फंसाकर पैसे ठूसने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि हमारे सिस्टम की वजह से ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें मरना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए अब हर महीने के 15 और 30 तारीख को रात 10 बजे 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को द किलिंग वोट में पार्टिसिपेट करने का एक चांस मिलेगा। मैसेज करने के बाद वोट करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और क्रिमिनल को मारने के फेवर में 50% से ज़्यादा वोट होगा तो ही उसे मारा जाएगा। इन सीरियस केस के लिए क्रिमिनल को बहुत ही कम पेनल्टी मिलती है, उसे सजा देने का मौका अब आप लोगों को मिलेगा। ये मामला अब पूरी तरह से फैल चुका था। लोग पुलिस को भी दोष दे रहे थे कि उन्होंने उस क्रिमिनल को सजा नहीं दी और सब लोग उस मास्क मैन को ही हीरो समझने लगे थे। इसीलिए पुलिस चीफ और कुछ ऑफिसर्स इस मामले के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने का फैसला करते हैं और इस बार भी वो मुचेन को ही बलि का बकरा बना देते हैं। डिसाइड होता है कि मुचेन इस टीम को लीड करेगा। मुचेन को ये पता था कि वो उस आदमी को पकड़े या ना पकड़े, उसे क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा, इसलिए वो इसके बदले हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। दूसरी तरफ यून और जॉर्डन ट्रेस नहीं कर पाते कि मैसेज कहाँ से आया है और यून का बॉस भी उसे ऐसा दिखावा करने के लिए कहता है कि तुमने लैपटॉप में मास्क मैन की वीडियो को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि इससे उसके बॉस की लापरवाही दिखाई देगी। लेकिन यून उस वीडियो के थ्रू किलर को ट्रैक करना चाहती थी, तो उसका बॉस इस पर चिल्लाने लगता है कि तुम इन सब में क्यों पड़ रही हो, 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ तुम उससे कुछ सीखी नहीं। इस बार यून चुप नहीं रहती, वो अपने बॉस पर ही भड़क जाती है कि तुम अपनी जॉब बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन छुपा रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ और मैं तुम्हें ये साबित करके रहूँगी। फिर हम मुचेन को देखते हैं, वो प्रेस में अनाउंस करता है कि द किलिंग वोट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई जाएगी और 3 अलग अलग टीम से ज्वाइन करेगी। जॉर्डन भी इस यूनिट को ज्वाइन करता है। वो देखता है कि इस टीम में जो भी मेंबर हैं उन्हें एजेंसी बिल्कुल नकारा समझती है। अब मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। मुचेन बताता है कि बेगी चुल उस रात क्लब से 10 बजे बाहर निकला था, फिर उसने कैब की और 3 बजे के आसपास वो मरा हुआ मिला। लास्ट बार उसने अपनी फॉरेन वाइफ से बात की थी, लेकिन सबसे पहला शक उस कैब ड्राइवर पर था। नेक्स्ट सीन में यून मुचेन से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि वो उस डॉग मास्क मैन को जानती है। वो उसे वही वीडियो दिखाती है जो उसने अपनी बहन के लैपटॉप पर देखा था। इसी बीच मुचेन के टीम मेंबर्स यून के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर ये किलर के बारे में जानती है तो अपने बॉस को छोड़कर यहाँ बताने क्यों आई। तो दूसरा कहता है कि इसने अपने टीम लीडर की इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्टर को दे दिया था, उसकी वजह से टीम लीडर को निकाल दिया गया। वो सब लोग उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। जॉर्डन भी ये सब सुन रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यून मुचेन को बताती है कि ये वीडियो उसे द किलिंग वोट से भी पहले मिला था, शायद किलर ने ये टेस्टिंग के लिए भेजा हो। वीडियो में उसने एक और चीज़ नोटिस की कि किलर ने क्रिमिनल्स के लिए एक बात कही कि डेविल्स जिन्हें इनोसेंट समझा गया, और यही बात 8 साल पहले एक आदमी ने कही थी जिसने अपनी बेटी के कातिल को मारा था जब वो रिहा हो गया था। मुचेन ने तब उसी केस पर काम किया था और उसका नाम था क्वानसुक। यहाँ फ्लैशबैक में हम वही 8 साल पहले वाला सीन देखते हैं। क्वानसुक मुचेन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जबकि उसने तो उस पर बंदूक तानी हुई थी। प्रेजेंट में वो जेल में था और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।